जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मुगल प्रशासन कराया, इसके पहले वाले क्लास में हमने ब्रिटिश प्रशासन कराया, कौटिल्य प्रशासन कराया। आज हम लोग ब्रिटिश प्रशासन कराएंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था कि भारतीय प्रशासन में डेवलपमेंट के बहुत सारे स्टेज है। तो उसमें एक स्टेज तो सबसे इम्पोर्टेंट को कह सकते हैं, जिसका भारतीय प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ा, वह था मौर्यकालीन प्रशासन का। और उसके बारे में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में काफी डिटेल में बताया। तो मौर्यकालीन प्रशासन। दूसरा मैंने बताया जो भारतीय प्रशासन पर और बहुत गहरा प्रभाव डाला हुआ है, मुगल कालीन प्रशासन। मुगल कालीन भारतीय प्रशासन जो था, मुगल काल में जो भारतीय प्रशासन का विकास हुआ उसके बारे में बताया। ठीक है, और तीसरा जो है ब्रिटिश कालीन प्रशासन। ब्रिटिश कालीन प्रशासन अभी आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारतीय प्रशासन उतना ही पुराना है जितना पुराना भारतीय सभ्यता है। यानी जब 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 भारतीय सभ्यता, यानी हम अगर सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़े तो भारतीय प्रशासन को भी उतना पहले से जोड़ सकते हैं, लेकिन वो तो काफी पुरानी बात है। इसलिए उस दौरान का तौर तरीके मूल्य के रूप में आपको मिल जाएंगे। ढांचा तो उस समय का नहीं होगा। तो वर्तमान में अगर आप देखें तो ढांचा ब्रिटिश कालीन प्रशासन का है और मूल्यों का सिलसिला बड़ी पुराना है। क्लियर है? जैसे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जितना से हम लोग देखें, समझ रहे हैं, वो आज भी बहुत सारा शब्दावली, कार्य व्यवहार वगैरह, मूल्य वगैरह भारतीय प्रशासन में देखने को मिलता है। मुगलकालीन प्रशासन में तो कुछ अभी एविडेंस मिल जाएगा, जैसे लाल किला और भी आगरा फोर्ट वगैरह जाकर हम देख सकते हैं, और किताब वगैरह भी काफी अवेलेबल है। अब ब्रिटिश कालीन प्रशासन का तो खैर प्रभाव आज बहुत ज्यादा है। स्वतंत्रता प्राप्ति का 70-75 वर्ष हो गया, इसके बावजूद भी ब्रिटिश कालीन प्रशासन का प्रभाव भारत में बहुत सिग्निफिकेंट है। तो उसी पर आज हम लोग देखेंगे। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। आपने 2-3 क्वेश्चन दिया था, जो मैंने देखा वही है कौटिल्य के बारे में, कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा विचारकों में एकमत का अभाव है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर कुछ लोगों को लगता है कि वर्चुअली जो है यह सैद्धांतिक बात पर ज्यादा बल दिया, कुछ लोगों को लगता है यथार्थ पक्ष पर ज्यादा बल दिया है। समझ रहे हैं? कुछ लोगों को लगता है कि राष्ट्र निरंकुश शासन व्यवस्था था, कुछ लोग को लगता है लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था था। तो क्योंकि उस समय की परिस्थिति सेटअप बिल्कुल अलग था तो उस समय, लेकिन मैंने आपको बताया था कि था तो शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक, लेकिन इसके बावजूद लोक कल्याण के तत्व मौजूद थे और प्रबुद्ध राजतंत्र शब्द इस्तेमाल किया गया था मौर्यकालीन पश्चिम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को। तो लोक कल्याण तो इम्पोर्टेंट था उस वक्त। फिर आपने मुगल प्रशासन के बारे में लिखा कि वो केंद्रीकृत था, बिल्कुल केंद्रीकृत था। मौर्य प्रशासन भी केंद्रीकृत था। स्वेच्छाचारिता था, चूंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली तो था नहीं, इसलिए स्वेच्छाचारी होगा, ऑटोक्रेटिक भी होगा, और सैनिक शासन होगा, क्योंकि मनसबदारी और सेना का शासन में अच्छा प्रभाव था। और आपको मैंने बताया था कि सैनिक प्रशासन और असैनिक प्रशासन दोनों का मिला जुला रूप था, इसलिए ये प्रशासन सैनिक प्रशासन का रूप था। ये सब जो आपने देखा, अभी और भी आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। तो आज हम लोग देखते हैं ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ। ये बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे चीज आएंगे, समझ रहे हैं ना? तो इसको जरा थोड़ा डिटेल में करना होगा। और चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसी पर वर्तमान में भारतीय प्रशासन का ढांचा टिका हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा आराम से पढ़ाया जाएगा। तो जैसा मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि भारत में मूल्यों का सिलसिला क्या है, मतलब एज ओल्ड है। एज ओल्ड का मतलब बहुत पुराना है। मतलब मूल्यों का सिलसिला मतलब समझते हैं? मूल्यों का सिलसिला का मतलब जो हमारे कार्य व्यवहार है, हमारे जो सोचने का तरीका है, हमारे जो शासन के आधारभूत तत्व है, वो सब आज नहीं, आज से हजारों हजारों वर्ष पहले वासुदेव कुटुंबकम होता है कि हम लोग बोलते थे वासुदेव कुटुंब, पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। घर में शुभ लाभ लिखते थे। शुभ लाभ मतलब ये सबका शुभ हो, सबका लाभ हो, मेटेरियल गेन हो।
तो इस तरह से बातें जो होती थी, समझ रहे हैं, बहुत पहले से चली आ रही और आज भी है। लेकिन जो ढांचा आज जो आप देख रहे हो और स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये किसका योगदान है? ब्रिटिश शासन का। ब्रिटिश भारत में शासन करने तो आए नहीं थे शुरू में, वो तो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए थे। दे कम एज ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 फॉर ट्रेड एक्टिविटी। अमेरिकन है वो ट्रेड एक्टिविटी के लिए भारत में आए थे। तो लेकिन उनको एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉर्चुनिटी मिली। उसमें देश के हालात कुछ इस तरह से थे कि उनको कंसोलिडेट करने का, जमने का मौका मिल गया और कालक्रम में वो देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बन गया। होता क्या था, तो ब्रिटिश भारत में एक्चुअली शासन करने के उद्देश्य से तो आए नहीं थे, वो आए थे व्यापार करने के लिए। लेकिन उनको यहाँ पर एक अच्छा बाजार मिला, एक अच्छा अवसर मिला और उस अवसर का उन्होंने भरपूर लाभ उठाया और कालक्रम में इन कोर्स ऑफ टाइम दे बिकम सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है कि नहीं? अब ब्रिटिश काल में जितना भी आप देखते हो विकास सब ब्रिटिश काल में हुआ, उसको हम लोग टाइम पीरियड के हिसाब से 3 वर्गों में बांट दिया। तो टाइम पीरियड के हिसाब 3 वर्गों में कौन हुआ? तो सबसे पहले तो आप देखते हो 1600 से लेकर 1772 तक का विकास, 1600 से 1772, फिर 1773 से 1857 का विकास, 1858 से 1947 तक का विकास। अगर मान लीजिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से वर्कआउट कर, जैसे सोच कीजिए हमने इसको कुछ इस तरह से कर दिया, अगर ये यहाँ पर इसको इस तरह से कर दिया, ठीक है ना? तो आप देखते हो वर्चुअली 1600 से लेकर आप समझ लीजिए 1600 ईस्वी यहाँ रख लीजिए। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया। 1772 आप यहाँ 72-73 आप यहाँ रख 1773। अब 1773 में आप देखते हो ईस्ट इंडिया कंपनी का, समझ रहे ना, धीरे धीरे शासन जो है कम कम होना शुरू हुआ और 1857 तक आते आते क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया। तो ये ले लो क्राउन का जोन हो गया, ये कौन हो गया? क्राउन का जोन हो गया। और ये जोन किसका हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ। समझ रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से यहाँ तक और 1857 तक आते आते पूरी तरह क्या हो गया, खत्म हो गया। मेरी बात समझ रहा है? उसके बाद 1947 में क्राउन का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश का शासन, भारत स्वतंत्र भारत का शासन शुरू हो गया। सो ये मैं बताने की कोशिश किया हूँ, समझ में आया आपको? 1600 यहाँ पर मैंने थोड़ा स्पेस लिया है, स्पेस लिया है कि इवन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, क्राउन का इन्फ्लुएंस तो था ही। क्योंकि आप जानते हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आए थे वो चार्टर एक्ट के तहत आए थे। चार्टर एक्ट के तहत उनको क्या था, व्यापार करने का अनुमति, राज आज्ञा मिला था। तो राज आज्ञा के आधार पर भारत में शासन करने के लिए, व्यापार करने के लिए आए थे, इसलिए इन पर क्राउन का शासन थोड़ा बहुत था। लेकिन 1773 से उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण शुरू हुआ, जो 1857 तक आते आते पूरी तरह उनको खत्म कर दिया और पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। तो इस तरह से आप देखते हो, तो 1600 से 1772 तक का, 1773 से 1857 तक का, और तीसरा हो गया 1858 से 1947 तक का। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत हाँ हो तो सर। बोलिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वर्चुअली 1600, अब इसमें जैसे जो मेन जो ब्रिटिश मतलब जो शासन है भारत में विकास का, उसको हम लोग ऐसे तो मतलब विभिन्न अध्ययन मतलब इसको बांट देते हैं इस हिसाब से, ताकि आपका अध्ययन करने में आपको सहूलियत हो। तो विभिन्न चार्टर एक्ट इतना टाइम टू टाइम आते गया है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1764 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया। फिर इस तरह से इतना सबका उल्लेख करते हैं और उसके माध्यम से देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन का विकास कैसे हुआ। क्लियर है? तो एक तरीका तो इस तरह से होता है। फिर आप देखते हो उसको लोग बांट देते हैं कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं कि वर्चुअली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का, ये भारत उसमें स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, केंद्रीय शासन का विकास कैसे हुआ, लोक सेवा का विकास कैसे हुआ। तो इस तरह से उस तरह से बांट कर भी हम लोग इसका क्या करते हैं,
अध्ययन करते हैं तो उसका मतलब कोशिश किया जाता है ताकि आप उसका हर एक पहलू को डिटेल में समझ सके। मैंने आपको क्या बताया कि चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई, लेकिन धीरे धीरे वह अपना मतलब कह सकते हो ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक सत्ता के बाद स्थापित हुआ, इस हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। तो आप यहाँ पर देखते हो 1600 से लेकर 1772 पर है। इसके बारे में आपको आइडिया है कि इस दौरान भारत का शासन कैसा रहा होगा? 1600 से लेकर 1772 तक भारत में शासन कैसा रहा होगा? उस समय तो आपको याद थोड़ा बहुत जानकारी होगा कि भारतीय शासन था। भारत में ब्रिटिश मुगल प्रशासन अंत के दौर में गुजर रहा था, है कि नहीं? क्लियर? तो लेकिन उस मतलब इसका शासन कैसा था? तो आप यहाँ पर देखते हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, समझ? इसका आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होता था ना, जो कह सकते हो निदेशक मंडल, जिसका मेन शासन मतलब शासन था, और इनके अधीन यहाँ पर 3 गवर्नर थे, 3 प्रांत थे, तीनों के अपने गवर्नर थे, समझ? जो अपना अपना शासन करते थे, अपने अपने हिसाब से। सब रिपोर्ट किसको करते थे? तो ये रिपोर्ट करते थे आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, समझ? एक हो गया बंगाल प्रांत, एक हो गया मद्रास प्रांत, और एक प्रांत कौन हो गया बताइए? बंगाल, मद्रास और बिहार, कलकत्ता। हाँ, बिहार या उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वाला सही बोले। और बोलो, 3 प्रांत पंजाब। था ना? पंजाब भी नहीं था। बंगाल, मद्रास और 3 प्रांत था ना जी। शिवानी, इतिहास तो पढ़े होंगे आप। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, वेरी गुड, महाराष्ट्र बोले। और बोले 3 प्रांत उस दौरान तो था। 3 तो मेन यही थे, महाराष्ट्र साइड के भी गवर्नर जनरल। हाँ, हम्म 3 प्रांत, बंगाल जिसको कलकत्ता कहते हैं, मद्रास कहते हैं, और एक क्या था? हम्म बॉम्बे प्रांत थे। जरा 1 मिनट जैसा, 1 मिनट यस रहने सर, जरा, वही। 1 मिनट रहने जैसा को आए थे, मैं देख लेता हूँ। कभी कभी आप लोग का क्लास दे रही है जहाँ पे, तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया ना शिवानी? ये पोर्शन नहीं पढ़ाया गया सर, है? नहीं, ये पोर्शन पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है अभी आपका? सर अभी नहीं हुआ है। वो लोग एथिक्स मतलब एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं। जैसे ही नया बैच स्टार्ट होता है, उन लोगों के साथ मर्ज कर देते हैं। कोई भी टॉपिक सही से खत्म नहीं हुआ है, बीच बीच में फिर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा अच्छा, बॉम्बे, बॉम्बे को 3 प्रांत हो गया, ठीक है। 3 के अपने अपने गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के, तीनों के अपने अपने थे, ठीक है ना? समझ में आया आपको? तो ये शासन था। और 1772 में आप देखते हो वारेन हेस्टिंग ने, क्लियर है, वारेन हेस्टिंग ने जिला कलेक्टर पद का व्यवस्था किया था। 1772 में ही जिला कलेक्टर पद की व्यवस्था कर दी गई थी। 1772 में जिला कलेक्टर पद वारेन हेस्टिंग ले आया था, सर है। और इससे पहले आप देखते हो 1753 ईस्वी में भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग भी बन गया था। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग, लेखा परीक्षण, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट भी बन गया था। और आप देखते हो उस दौरान वो डाक और तार भी बन गया था, कहीं कहीं मतलब डाकघर बन गया था, और फिर आपका पुलिस चौकी बन गया था। तो ये सब छोटा मोटा विकास हो चुका था। लेकिन जो अगर आप बोलेंगे कि 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो शासन था, वो वर्चुअली 3 प्रांतों में सिमटा हुआ था, हमारे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे,
तीनों के क्या थे, अपने अपने गवर्नर थे, और तीनों रिपोर्ट किसको करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्निंग बॉडी था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। तो अब तक मतलब लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, ब्रिटिश प्रशासन से बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं, थोड़ा अलग टाइप की थी, इंडिपेंडेंट थी। लेकिन आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ इंग्लैंड में और भी कंपनियां थी जो भारत में व्यापार करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस दौरान क्या हुआ, नुकसान में चली गई। तो नुकसान में चली गई तो उसको पैसा की जरूरत हुई, और उसने ब्रिटिश सरकार से पैसा सहायता मांगी। तो ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता दिया, और साथ में क्या कर दिया, नियमों कानून का एक पुलिंदा उस पर लगा दिया, यानी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो वही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने शिकंजा करना कसना शुरू किया। तो धीरे 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 बढ़ता गया, और 1857 के बाद पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया गया। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो समझ में आया आपको, 1600 से 1772 का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का स्वरूप कैसा था, समझ में आ गया आपको ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यस सर, नो अब सर। हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्चुअली कि 1773 वाला शुरू हुआ। जो 1773 से शुरू हुआ, 1858 तक का विकास हम लोग देख रहे हैं। तो 1857 तक ही बोलो ज्यादा अच्छा होगा, 1857 तक का। इस दौरान आप देखते हो, सबसे पहले तो आया आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, फिर आया पीट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया। 1773, फिर आया चार्टर एक्ट 1813 में भी चार्टर एक्ट आया था, समझ रहे। फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया, 1853 में चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट हिंदी में क्या बोलते थे, राज आज्ञा। राजा का आज्ञा को हम लोग क्या बोलते थे, समझ रहे, राजाज्ञा। चार्टर एक्ट मतलब ये, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 20 वर्ष का ग्रांट मिलता था, मतलब 20-20 वर्ष के इंटरवल, इसलिए आप देखोगे लगभग सब 20-20 ईयर के अवधि पे आया। 1793 में आया, 1793 से फिर 20 वर्ष हो गया, तो कब हो गया, 1813 हो गया। फिर 1813 के बाद कौन हो गया, 1833 हो गया। फिर 1833 के बाद कौन हो गया, 1853 हो गया। तो 20-20 साल के इंटरवल पर आते गया है, और कंपनी को ईस्ट क्राउन द्वारा भारत में व्यापार करने का पीरियड को बढ़ाया गया। क्लियर है, समझ आ गया आपका। तो सबसे पहला और सबसे सिग्निफिकेंट कौन है, 1857 का 78 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या, इसके बारे में आप जानती हो, कुछ आइडिया है आपको, 1873 क्या हुआ था, बताइए। सर इसमें जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। हम्म। और इसी चार्टर एक्ट के तहत डुअल गवर्नमेंट को एबॉलिश किया गया था, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स का मतलब फॉर्मेशन हुआ था इसमें। हाँ, पहला दफा नियंत्रण हुआ किसके द्वारा, ब्रिटिश ब्रिटिश द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले पे, समझ रहे, मामले पर पहले ही दफा नियंत्रण था। इसके पहले इस तरह का डायरेक्ट नियंत्रण नहीं था, हम समझ रहे। और इसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया ये, क्लियर है। अब इसके सहायता के लिए, इसके नीचे कौन कर दिया, इसके सहायता के लिए 4 सदस्य क्या कर दिया गया, कार्यकारिणी परिषद। 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद, एक्सिक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया। 4 मेंबर एक्सिक्यूटिव काउंसिल बन गया, सॉरी टू असिस्ट हिम। और इसी के नीचे दोनों गवर्नर को रख दिया गया। एक गवर्नर कौन हो गया, गवर्नर बॉम्बे, और एक गवर्नर मद्रास हो गया, समझ रहे। सो दिस इज द बेस्ट, क्लियर। इसके अलावा और क्या किया गया, मतलब इसका एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के, मद्रास, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट हुई ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना।
और इसका इम्प्लीकेशन क्या है बता सकते हैं? पहली दफा नियंत्रण एक तो ये हुआ, और दूसरा मतलब कह सकते हैं केंद्रीय प्रशासन का आगाज, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखा गया। जो केंद्रीय प्रशासन आप देख रहे हो आज, उसकी नींव फाउंडेशन कब रखा गया? 1773 में, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसके सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद और शेष 2 प्रांतों के गवर्नर को उसके अधीन रख दिया गया। समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। तो 2 इसका इम्प्लीकेशन है। पहला इम्प्लीकेशन हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल बाय British government over East India Company affair, and it laid foundation of central administration in India. Clear? No confusion? कौन था बाय द वे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल? द वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग होंगे भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर है? अब हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? अब हम लोग देखते हैं 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया बता सकते हैं आप? जो सर 1773 में जो मतलब रेगुलेटिंग एक्ट का दो, हाँ जी बोलिए बोलिए। वो सर उसमें दोष था, उसको सर दूर करने का उपाय मतलब किया हाँ गया। हाँ, मतलब जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी रह गया उसको दूर करने का उपाय किया गया। लेकिन किया क्या गया? तो आप कह सकते हो प्रत्यक्ष नियंत्रण स्टैब्लिश किया गया। प्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले दफा नियंत्रण नहीं, प्रत्यक्ष नियंत्रण स्टैब्लिश किया गया। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण का स्वरूप क्या हो गया? आप इस तरह देख सकते हो। मतलब पहले तो क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हमारे जो ब्रिटिश कैबिनेट का रिप्रेजेंट कर रहा था, 6 मेंबर, 6 सदस्यीय, समझ रहे? और ये था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करता रहा, यानी इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल को रिप्रेजेंट कर रहा था, मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहा, मंत्रिमंडल का रिप्रेजेंटिंग, प्रतिनिधित्व कर रहा, समझ रहे हैं? ये रहा, कर कर रहा। ठीक है। इसके नीचे अब कौन हो गया? इसके नीचे हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे कौन हो गया? आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे कौन हो गया? ये 2 गवर्नर, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड बॉम्बे। समझ में आ गया आपका? तो डायरेक्ट कंट्रोल कहने का मतलब क्या हुआ? अब भारत में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी या पर सबसे बड़ा बॉडी कौन बन गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। ईस्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भी ऊपर वही हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसको अकाउंटेंट किसके प्रति अकाउंटेबल हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रति। वह कैसा था? 6 सदस्यीय था, और वो ब्रिटिश कैबिनेट का रिप्रेजेंट कर रहा था। समझ में आ गया आपको? तो इसका इम्प्लीकेशन यही हुआ, ये पहली दफा, समझ रहे ना, आप कह सकते हो प्रत्यक्ष नियंत्रण, दैट वाज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर। फॉर द फर्स्ट टाइम था, ये फॉर द डायरेक्ट कंट्रोल था। दोनों में मेन अंतर ये है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में मेन अंतर ये है कि उसके द्वारा पहली दफा नियंत्रण हुआ और इसके द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्टैब्लिश हुआ। क्लियर? इसके अलावा बीच बीच में 1793 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर आप 1813 में 1793 में चार्टर एक्ट आया, फिर आप देखते हो 1813 में चार्टर एक्ट आया। तो ये सब तो चलते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट जो चार्टर एक्ट आया 1833 में आया। समझ रहे? मतलब इन सब चार्टर एक्ट के माध्यम से मोटा मोटी देखा जाए तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव क्षेत्र को क्या किया गया? बढ़ाया गया कि घटाया गया? घटाया गया। और घटाया गया। क्राउन के प्रभाव को या ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया गया। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट रहा वह 1833 का चार्टर एक्ट था, जो
बहुत इस मायने में इम्पोर्टेंट है। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में कुछ बताइए। इसमें बहुत सारा चेंज किया गया है। या सर योग्यता के आधार पर। हाँ जी, वेरी नाइस। यस सर। सर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 3 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था, जिसके तहत बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी रहेगी। और इसके प्रोविजंस में ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी, उसमें से मतलब कुछ मोनोपोली हटा ली गई और चाइना को टी के ट्रेड की परमिशन मिली। हम्म। पहली बात तो हुआ कि सर बंगाल और का गवर्नर जनरल क्या हो गया, भारत का गवर्नर गवर्नर जनरल। जनरल ऑफ इंडिया हो गया। कौन बने थे पहला, बता सकते हैं आप? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक सबसे पहला जो हुआ, बेंटिक हुआ। उसके अलावा और क्या चेंज किया गया बताइए? सत्ता का सर इस एक्ट केंद्रीकरण। के तहत स्लेवरी एबॉलिश की गई। देखिए हमारा जो जो यहाँ पर डिस्कस का जो दायरा है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्योंकि हम लोग भारतीय प्रशासन का विकास वाला पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रशासन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो सत्ता का केंद्रीकरण किया गया। सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि जो देश जो रियासत थे, यानी प्रांत, बंगाल हुआ, मद्रास हुआ, ये सब का जो विधायी अधिकार था उसको ले लिया गया, केंद्रीकृत कर दिया गया। यानी प्रांतों का, समझ रहे हैं क्या, प्रांतों का विधायी अधिकार जो था ना, विधायी अधिकार का मतलब समझ रहे हैं, विधि बनाने का अधिकार जो था उसको ले लिया गया, छीन लिया गया। विधायी अधिकारों का केंद्रीकरण हो गया, समझ रहे, इसलिए इसको सत्ता का केंद्रीकरण कहते हैं। इसके अलावा और क्या किया गया, मतलब कंपनी का एकाधिकार जो था वो क्या हुआ, व्यापारिक क्रियाकलाप कर दिया, क्या कर दिया, व्यापारिक क्रियाकलाप कंपनी का क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलाप जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया, समझ रहे हैं। उसके बाद और क्या हुआ बताइए, और क्या किया गया? और जो ब्रिटिश भारत ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अधिग्रहित क्षेत्र, जितना अधिग्रहित कितना, जितना क्षेत्र को उसने एक्वायर किया था, अधिग्रहित क्षेत्र पर, समझ रहे हैं, ब्रिटिश शासन का नियंत्रण, मतलब ब्रिटिश शासन का नियंत्रण हो गया। मतलब इट एस्टैब्लिश रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर टेरिटरी एक्वायर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। दिस वाज इम्पोर्टेंट थिंग जो 18, इसके बाद और भी था कि इसमें ना योग्यता प्रणाली लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया। योग्यता प्रणाली लाने का प्रयास हुआ और पर का असफल प्रयास, असफल प्रयास मतलब समझ रहे, उस समय चूंकि हो रहा था, योग्यता प्रणाली का असफल प्रयास किया गया कि मतलब जो उसमें संरक्षण के आधार पर लोक सेवकों की नियुक्ति होती थी, तो उसको हटाकर एग्जाम और मेरिट वगैरह को लागू करने की बात की गई। लेकिन मतलब कह सकते हो, मतलब यहाँ के रेजिस्टेंस की वजह से इसको लागू नहीं किया जा सका। तो ये एक मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध के कारण लागू नहीं हो पाया। तो क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंज हुआ? सबसे पहला चेंज हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल हो गया। दूसरा, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक क्रियाकलाप समाप्त हो गया, समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, कि ब्रिटिश भारत में जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जितना भी जगह एक्वायर किया था, उस पर किसका कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया, वो हो गया आपका, समझ रहे हैं, ब्रिटिश सरकार का। समझ में आया आपका? यस सर। क्लियर? तो अब हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके सहायता के लिए पहले तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बंगाल के गवर्नर जनरल का, इसके सहायता के लिए 3 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद था। क्लियर है? ठीक है। यस थोड़ा सा सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में
पढ़ा हम लोग देखते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया। ये ब्रिटिश शासन का द्वारा अंतिम चार्टर एक्ट लाया गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर 1853 में, समझ रहे हैं। तो उसमें भाई देवे क्या किया गया था, भाई देवे 1853 के चार्टर एक्ट। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसके साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और इसके साथ साथ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी गठन किया गया। इसमें समझ में आ गया। जो आप कहना चाह रहे हो ये हुआ कि एक्चुअली उस समय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल किया 1853 का, इसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ, दो चेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। एक तो हुआ मेरिट सिस्टम लागू हुआ। मेरिट सिस्टम मतलब समझते हो, ये सब योग्यता, ब्यूरोक्रेसी के लिए ओपन योग्यता, कॉम्पिटिटिव सिस्टम आया। योग्यता प्रणाली। मतलब अब जो रिक्रूटमेंट होगा वह किस आधार पर होगा, संरक्षण के आधार पर नहीं होगा, बल्कि मेरिट के आधार पर होगा। पहला चीज तो ये किया गया। और दूसरा, विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य का पृथक्करण किया गया। विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य का पृथक्करण, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन जो होगा वह क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले था गवर्नर जनरल का, वो दोनों काम करता था, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करता था, एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करता था। अब ये दोनों फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया। यानी मोटा मोटी कुछ इस तरह समझ सकते हैं आप, जो कहानी थी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर क्या था 1853 में। अगर हम लोग हिसाब किताब देखें शासन का कैसा रहा होगा, 1853 का जो चार्टर एक्ट रहा होगा जिसमें आया हो गया, उसके बाद जो शासन रहा होगा वो कैसा रहा होगा। तो सबसे ऊपर कौन रहा होगा बताओ भारत में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, Yes. दूसरा उसके नीचे क्या हो गया बताइए, ये 6 मेंबर हो गया। इसके नीचे कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। उसके नीचे कौन हो गया, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का काम यहाँ पर दो वर्गों में बांट गया। इसके नीचे था क्या, अब यहाँ पर दो वर्ग अलग अलग हो गया। एक लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग हो गया और एक हो गया एग्जीक्यूटिव फंक्शन। समझ रहे, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर रहा था, समझ रहे ना, वही कालक्रम में जो बनाया कैबिनेट बनाया। और लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रहा था तो कालक्रम में क्या बनाया, पार्लियामेंट बनाया। और गवर्नर जनरल बाद में राष्ट्रपति बने, और लेजिस्लेटिव फंक्शन करने वाला संसद बना, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन करने वाला क्या बना। ये तो हो गया केंद्र में, ये हो गया सेंटर पे। और स्टेट में क्या था, स्टेट में या प्रोविंस बोले, उसमें तो स्टेट नहीं कहा जाता था, उसे प्रोविंस कहा जाता था। वहां पर क्या था, गवर्नर हो गया, खबर है, गवर्नर के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था यही दोनों काम करता था, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी, दोनों मिला हुआ था उसमें। और इसमें क्या कर देगा, दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग हो गया, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग हो गया। जो लेजिस्लेटिव फंक्शन करते थे वो कालक्रम में लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गए, और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन करता था वो कालक्रम में एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पहले से ही था वो रह गया। समझ में आया आपको, तो दिस द बेसिक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। सो ये लेजिस्लेटिव पहला चीज, इसमें दो सिग्निफिकेंट चेंज किया गया, तीन चीज बोल सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अगले 20 साल तक काम करने का अधिकार दिया गया। योग्यता प्रणाली को लागू किया गया, यानी संरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद विधायी कार्य और कार्यकारी कार्य को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, दिस इज द बेसिक पॉइंट। लेकिन यहाँ पर जो है ज्यादा दिन ये चल नहीं पाया। क्यों कि 1857 में विद्रोह हो गया। अब विद्रोह हो गया तो फिर ब्रिटिश को शासन अपने हाथ में लेना पड़ा। फिर और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, और इसके जगह किसका भी शासन हो गया, क्राउन का शासन स्टैब्लिश हो गया। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में भारत में जो प्रशासन का स्वरूप है इस प्रकार रहा होगा। समझ में आया आपका, Yes, ठीक sir. है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो 1857 हो गया। 1857 के बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और शासन किसका एस्टेब्लिश हो गया? आपका आपका शासन एस्टेब्लिश हो गया ब्रिटिश सरकार का। इस ब्रिटिश सरकार या क्राउन ने शासन अपने हाथ में लेते ही एक नया अधिनियम लाया जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको कहते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं, नहीं कहते हैं? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट हमारे ये 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर क्राउन द्वारा लाया गया था। तो 1858 का जो एक्ट है बड़ा सिग्निफिकेंट है इस मायने में। तो 18 इसका नाम क्या है? मतलब इसका नाम भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, इसके द्वारा क्या क्या चेंज किए गए? मतलब सबसे पहला चेंज, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्राउन के हाथ में समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो जो संसाधन पर उसका नियंत्रण था, भूभाग पर उसका नियंत्रण था, सब खत्म हो गया। और दूसरा, क्राउन का शासन आरंभ। क्राउन का शासन आरंभ। ठीक है, तीसरा क्या हुआ? क्राउन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, मतलब क्राउन तो चूंकि शासन करता नहीं है, उसके लिए क्या बनाया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पद बनाया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिंदी में क्या बोलते थे? राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव का पद बना। यानी भारत का राज्य सचिव का मतलब क्या हुआ? वह भारतीय मामलों का मंत्री था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारतीय मामलों का मंत्री हो गया। तो समझ में आया आपको? ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारतीय यस मामलों का सर। हमें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे हमारे कैबिनेट मंत्री था ये, हमारे प्रभारी Yes, था sir, which was ultimately responsible to the British Parliament, इंडिया यस की तरफ से। इंडिया की तरफ से। इसके सहायता के लिए क्या था? इसके सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद था। हमारे कार्यकारिणी परिषद 20 सदस्य कार्यकारिणी परिषद था। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको हम लोग क्या बोलते थे? भारतीय परिषद कहते थे, ऑल्सो नॉन एज इंडियन काउंसिल। हमारे एक फिल्म आई थी पिछले दिनों, पूरब पश्चिम, देखियो पूरब पश्चिम फिल्म, बहुत पुरानी फिल्म है, मैं देखियो। तो जो पूरब पश्चिम फिल्म था उसमें मनोज कुमार जो हमारे जो उसके एक्टर जो थे, एक गाना गाए थे, मतलब क्या कहते हैं वो, दुल्हन चली बहन चली, भारत के लिए गाना गाए थे। वह वही इंडियन काउंसिल के बिल्डिंग में गाए थे। तो बड़ा सुंदर फिल्म था वो, भारत पूरब पश्चिम। तो देखने का मौका मिले जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या बदलाइए? जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? बताइए। गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा गया। वो वायसराय कहा गया, वायसराय भी नाम कहा गया। तो वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या फर्क होता है, बता सकती है? हेलो, वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या फर्क हुआ? जब ब्रिटिश का क्षेत्र पे शासन कर रहा होता था तो गवर्नर जनरल था, और जब वह ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंट देशी रियासतों के समझ करता था तो वह क्या कहलाता था? वायसराय कहलाता था। समझ में आया आपको? जब देशी रियासत के समझ वो जाता था तो क्या कहलाता था? वायसराय। और जब वह शासन करता था तो क्या कहलाता था? अपने अपने मामले में गवर्नर जनरल, और देशी रियासतों के संदर्भ में वायसराय। पहला कौन गवर्नर जनरल या वायसराय उस मायने में बोलेंगे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हो गया। लॉर्ड कैनिंग पहला हो गया आपका इस मामले में। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन? समझ में आ गया आपका?
यस सर। यस सर। 1858 का भारत सरकार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया का सब जो शासन था वह इसके काल इस समय हटा और इसके जगह क्रॉन का शासन 15 सदस्य 20 से 15 सदस्य कार्यकारिणी परिषद था, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते थे, आपका इंडियन काउंसिल, 15 मेंबर था। ठीक है, दिस इज द बेसिक। अब हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद अब चार्टर एक्ट आना बंद हो गया। अब चार्टर एक्ट आना बंद हो गया और उसके बाद काउंसिल एक्ट आना शुरू हो गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट मतलब 1861 में काउंसिल एक्ट आया। दूसरा 1892 में दूसरा काउंसिल एक्ट आया और तीसरा 1909 में तीसरा इंडियन काउंसिल एक्ट आया मेरे। और उसके बाद 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया, 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भारत सरकार अधिनियम और इंडियन काउंसिल एक्ट दोनों में क्या फर्क रहा होगा? यही फर्क रहा होगा कि मोटा मोटी समझ लीजिए कि ये जो भारतीय परिषद बना था, जिसको अंग्रेजी में इंडियन काउंसिल कहते हैं, जो ब्रिटिश कैबिनेट जो भारत के राष्ट्र सचिव का अधीन था, तो मैंने उसके द्वारा टाइम टू टाइम भारत में शासन को रेगुलेट करने के लिए जो कानून बने वो इंडियन काउंसिल एक्ट कहलाए। और ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो ओवरऑल ब्रिटिश क्राउन, उनके द्वारा जो कानून बने, पहला कानून तो 1858 में आया था, दूसरा 1919 में आया और तीसरा 1935 में आया। समझ में आया आपको? इंडियन काउंसिल एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो इंडियन काउंसिल यहाँ कौन हो गया? वही इंडियन काउंसिल था जो 15 मेंबर एक्सिक्यूटिव काउंसिल था। किसके अधीन? अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ही वाज बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन अफेयर, अकाउंटेबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। समझ में आया आपको? यस सर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1861 भारतीय परिषद अधिनियम में क्या किया गया। अब नेक्स्ट मैंने बताया 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब इसे देखिए, 1857 में जब ब्रिटिश शासन अपने हाथ में लिया क्राउन, तो 2-3 कमिटमेंट किया। क्या कमिटमेंट किया बताइए? जब क्राउन ने शासन अपने हाथ में लिया था भारत का, तो 2-3 कमिटमेंट में पहला कमिटमेंट ये था कि भारत में जबरन कानून नहीं थोपा जाएगा। अब कोई भी कानून जो है भारतीयों पर जबरन नहीं थोपा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 उसने कहा था भारतीयों को शासन में भागीदारी दिया जाएगा। नहीं समझ रहे? तो भारतीयों का शासन में भागीदारी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपका 1800। और इस शुरुआत कब हुआ? ये शुरुआत 1861 से हुआ। मतलब भारतीय प्रशासन का भारतीयकरण, भारतीयों को शासन में भागीदारी देने की व्यवस्था 1861 से शुरू हुआ। तो इंडियन काउंसिल एक्ट नंबर 1 कब आया? ये इंडियन काउंसिल, 1861। बहुत स्लो चल रहा है कि नहीं? 1861 ये जो हुआ आपका, ये इसका पहला चीज जो हुआ वो हुआ आपका, सबसे पहले तो इसने हुआ विभागीय प्रणाली को विभागीय दर्जा दिया, वैधानिक दर्जा दिया। विभागीय प्रणाली का वैधानिक दर्जा, प्रणाली का वो वैधानिक दर्जा का मतलब क्या हुआ? स्टैचुरी वैधानिक दर्जा, स्टैचुटरी स्टेटस टू पोर्टफोलियो सिस्टम। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है बताइए? इसको अंग्रेजी में पोर्टफोलियो कहते हैं। ये शुरू हुआ था 1858 में, और ये जो हुआ मतलब स्टार्ट हुआ 1858 में लॉर्ड कैनिंग के काल में, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन कब मिला? 1861 में। तो विभागीय प्रणाली का मतलब क्या होता है बताइए? विभागीय प्रणाली का मतलब हुआ कार्यकारिणी समिति, जो कार्यकारिणी परिषद था ना, कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को एक अथवा एकाधिक विभाग के लिए उत्तरदायी, विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी, इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं, कार्यों के लिए उत्तरदायी।
जो कैबिनेट सिस्टम जो आप बोलते हो, समझ रहे ना, ये उसी समय लागू हुआ। पोर्टफोलियो सिस्टम को ही आप कैबिनेट सिस्टम के नाम से जान सकते हो, समझ रहे हैं? यानी जो कार्यकारिणी परिषद में पहले 4 सदस्य थे, अब 4 सदस्य का कोई काम बटा हुआ नहीं था कि कौन किस विभाग को देखेगा, समझते? सब मिलाकर चारों चारों सब मिलकर सब मिलाकर सब काम को करते थे। लेकिन पोर्टफोलियो सिस्टम लागू होने के बाद क्या कर दिया, आप इस काम को देखेंगे, वो उस काम को देखेगा, वो उस काम को देखेगा। तो इसी को विभागीय प्रणाली कहते हैं। शुरुआत कब हुआ था विभागीय प्रणाली का? 1858 में। और वैधानिक दर्जा कब मिला? 1861 में। विभागीय प्रणाली ही बाद में क्या चीज का बना? मंत्रिमंडलीय प्रणाली का आधार बना, जो आज भी कैबिनेट आप देखते हैं और व्यवहार में है। समझ में आया आपको? विभागीय प्रणाली समझ में आया? यस सर। ये जो सर है इसको सर बोला क्या? सर कि कोई 1859 में ना लागू हुआ था। 1858 में क्लॉड कैनिंग शुरुआत किया था, लेकिन इसका वैधानिक दर्जा मिला 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा, समझ रहे हैं? दूसरा इसमें जो सिग्निफिकेंट चेंज किया गया वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? जो 1833 में प्रांतों का विधायी अधिकार ले लिया गया था, वह सब उनको वापस कर दिया गया, समझ रहे हैं? तो प्रांतों का विधायी अधिकार जो है वापस हो गया। प्रांतों का विधायी अधिकार जो था ना, जो लिया गया था, विधायी अधिकार वापस हो गया। तो इसका प्रकार क्या हुआ? विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, समझ रहे हैं? वापसी, समझ में आया आपको? तो प्रांतों का विधायी अधिकार था उस समय, ले लिया गया था 33 में, उसको वापस कर दिया गया। तीसरा क्या मतलब ये शासन का भारतीय शासन का भारतीयकरण का मतलब क्या हुआ? मतलब ये इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भारतीयों को शासन में भागीदारी करने की बात की गई। तो भारतीयकरण, शासन का भारतीयकरण, इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, इसमें क्या क्या किया गया था बता सकते हैं आप? इसमें यही किया गया था कि गवर्नर जनरल जो थे, समझे, गवर्नर जनरल थे ना, तो गवर्नर जनरल का जो विधायी परिषद था, गवर्नर जनरल के विधायी परिषद समझते हैं? विधायी परिषद का मतलब होता है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था। तो विधायी परिषद में भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में, गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान, गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में, सदस्यों के रूप में भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान, भारतीयों को मनोनीत करने का, भारतीयों को शामिल करने का, तो मनोनीत करने का। तो समझ में आया? मतलब इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन वेयर टू बी इंडक्टेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। समझ में आया? मनोनीत करने का प्रावधान। तो ये इसीलिए इसको कहता है कि ये जो वो क्या किया बाय द वे, मतलब इसने मतलब इंडियनाइजेशन, भारतीय लोग को पहली बार ब्रिटिश के गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में आने का, बैठने का अवसर मिला। मेरी बात समझ में आया आपको? समझ? और दूसरा जो है ये और इसमें कह सकते हो कि गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद के संबंध में जो होता है ना, अधिनियम बनाने का अधिकार मिला। समझ रहे हैं? मतलब गवर्नर जनरल को क्या लिख रहे हैं? गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद के संदर्भ में, गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद के कार्यकरण के संबंध में, बेहतर कार्यकरण के संदर्भ में अधिनियम बनाने का अधिकार, कार्यकारिणी परिषद के बेहतर अधिनियम के कार्यकरण के संबंध में अधिनियम का बनाने का अधिकार। जैसे हमारा वर्तमान में राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो है भारत में मंत्रिमंडल के कार्य प्रणाली बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उसको अधिनियम बनाने का अधिकार है। तो उसी प्रकार जो इसी का शुरुआत 1861 में किया गया था कि गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद के कार्यकुशल कार्य संचालन के बारे में अधिनियम बनाने का अधिकार मिला। तो 4 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिला। पहला चीज क्या हुआ?
विभागीय प्रणाली को वैधानिक दर्जा मिला। दूसरा चीज क्या हुआ, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। तीसरा चीज क्या हुआ, प्रशासन का भारतीयकरण हुआ। और चौथा चीज क्या हुआ, गवर्नर जनरल को अपने कार्यकारिणी परिषद के कार्यकुशल कार्य संचालन के संबंध में अधिनियम बनाने का अधिकार मिला, जो आज भी वर्तमान में है। तो आर्टिकल 77 कह सकते हो, उसके तहत गवर्नर राष्ट्रपति को अधिकार है, और 16 के तहत राज्यपाल को अधिकार है कि वह मंत्री परिषद के संदर्भ में कानून बना सकता है। क्लियर? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आ गया आपको? यस और सर। देखते हैं यस सर। ये जो है इम्पोर्टेंट चीज जो है आपका 1891। 18 से आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, कालक्रम में ब्रिटिश का भारत में शासन का दायरा बढ़ता जा रहा है, स्वरूप बदलता जा रहा है। और इस तरह से आप देखते हो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट में ज्यादा चीज नहीं चेंज किया गया। सबसे पहला तो ये चीज किया गया, जो वो हुआ आपका, मतलब कह सकते हो निर्वाचन का प्रावधान किया गया। निर्वाचन का प्रावधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन का प्रावधान का मतलब क्या था? निर्वाचन का प्रावधान का मतलब हुआ कि वर्चुअली, मतलब वैसे अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। इलेक्शन सिस्टम सबसे पहला भारत में एंट्री 1892 में मिल गया। तो पहला चीज निर्वाचन का प्रावधान किया गया। दूसरा, विधायी सदस्यों की संख्या और अधिकार क्या हुआ, बढ़ाया गया। विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या को भी बढ़ाया गया और अधिकार को भी क्या बढ़ाया गया, में सदस्यों की संख्या और अधिकार में वृद्धि। हमारे सदस्यों की संख्या और अधिकार में वृद्धि हमारे। और तीसरा चीज क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल, ये क्या नाम है आपका, मतलब विधायी सदस्यों को प्रश्न पूछने का, बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला। विधायी सदस्यों को प्रश्न पूछने हमारे, और प्रश्न पूछने वाला समझते हैं क्वेश्चन। सब संसद में आप देखते हो, जो संसद का पहला घंटा है, जैसे प्रश्न काल कहते हैं, शुरुआत यहीं से हुआ। और बजट पर चर्चा करने का अधिकार, पहली बार बजट कब पेश किया गया बता सकते हैं आप? 1861 में, जॉन जेम्स विल्सन द्वारा। हमारे तो बजट जो पेश किया था, तो उस पर चर्चा का अधिकार कब मिला? 1892 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप देखते हो, आपका 1892 में हुआ कि देश में इलेक्शन सिस्टम लागू किया गया। मेरी बात समझे आप? 1892 का चार्टर एक्ट समझ में आया? इंडियन काउंसिल एक्ट। यस यस सर। सर। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप आगे देखते हो, जैसे जैसे और आगे बढ़ रहा है, ब्रिटिश शासन का स्वरूप और कॉन्सोलिडेट होते जा रहा है। और इसी संदर्भ में 1909 का क्या आया, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, मॉर्लेन विंडो सुधार। ये इस महीने में थोड़ा गड़बड़ माना जाता है कि ये कॉमनल अवार्ड जिसको कहते हैं ना, ये जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया। इसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था क्या होता है? पृथक निर्वाचन, मतलब मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया। समझ रहे हैं? तो ये बहुत गलत हुआ। इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक दर्जा दे दिया। सांप्रदायिकता को वैधानिक दर्जा इसी से मिला है। तो भारत में आज जो हिंदू मुस्लिम इस सब का जो देखते हुए इतना डिफरेंस होता गया है। समझ रहे हैं? ये शुरुआत ब्रिटिश द्वारा किया गया। समझ रहे हैं? 1909 के चार्टर एक्ट में, समझ, इंडियन काउंसिल एक्ट में जब देखा स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो 1857 में उसको देखा गया था। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच डिवाइड लाइन खींचने के लिए, मतभेद क्रिएट करने के लिए क्या किया गया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। क्लियर है? और लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो कहा जाता है भारत में सांप्रदायिकता का जनक। लॉर्ड मिंटो जो है ना, इन्हीं को कहा सकता है सांप्रदायिकता का जनक। और लॉर्ड मिंटो को कह सकते हैं। और पृथक निर्वाचन, मिंटो जो है ना, वो जो मिंटो ब्रिज दिल्ली में आप देखोगे, मिंटो ब्रिज देखे हो दिल्ली में? नहीं सर।
पहले में मिंटो ब्रिज बहुत चर्च कनाट प्लेस के पास है। और जब भी जो होता है ना हम पड़ता है पानी नहीं पड़ता है तो सबसे पहले मिंटो ब्रिज पानी के अंदर आ जाता है। अक्सर देखना है निर्वाचन का जनक मानते हैं इसको। ये बहुत, इसके अलावा विधायी अधिकार, विधायी की संख्या बढ़ाया गया, अधिकार बनाया गया, बढ़ाया गया, ये सब तो किया ही गया था। समझ रहे, डेलिबरेट क्वेश्चन उनके अधिकार को और बहुत व्यापक कर दिया गया, ऐच्छिक अधिकार बढ़ा दिया गया, समझ रहे ना, जनक कह सकते। लेकिन वो सब उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या हुआ, डिवाइडिंग लाइन जो कर दिया गया, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। क्लियर है। और इसी को आगे और में जैसे अब देखो धीरे धीरे ये फीलिंग और बढ़ता, जैसे 1919 में पृथक निर्वाचन के दायरा को और बढ़ा दिया गया, 1935 में पृथक निर्वाचन के दायरा और आगे बढ़ गया। क्लियर है। इस बीच खिलाफत मूवमेंट हुआ जिसमें कांग्रेस द्वारा समर्थन किया गया। ये सब भारत में धीरे धीरे जो है ना, मतलब कह सकते हो सांप्रदायिकता को और बढ़ाने का काम किया है कि नहीं। और इस प्रकार अंततः इसकी परिणति अंत में क्या हुआ, देश के विभाजन के रूप में हुआ। तो दिस इज वेरी बैड इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो। क्लियर है। तो 1919 का 1909 का मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट इसी महीने में है कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। विधायक, प्रांतीय विधायिका और केंद्रीय विधायिका दोनों के अधिकार को बढ़ाया गया, हमारे सदस्य संख्या बढ़ाया गया, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया, वो सब तो सब किया ही गया। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम कर दिया गया, जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। क्लियर है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम अब एकदम निर्णायक जगह पर आ चुका था। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। मॉन्टफोर्ड, मॉन्ट का मतलब क्या हुआ, मॉन्टेग्यू, और फोर्ड का मतलब क्या हुआ, चैम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको अलग से डील करना पड़ेगा, है कि नहीं। 1919 भारत सरकार अधिनियम। चलिए 1919 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें बहुत सा चेंज किया गया। क्या क्या चेंज किया गया, मतलब ये सबसे पहले तो चेंज ये किया गया कि ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किया गया, डायरेक्ट इलेक्शन। अभी तक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, अब डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई, नंबर 1। दूसरा, द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या हुआ, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब विधायिका दोनों सदस्य बढ़ गया। अरे हाउस ऑफ मतलब क्या था, हाउस ऑफ क्या बोलते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ लो, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया लोकसभा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हुआ। क्लियर है। तीसरा हुआ मतलब केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण। मतलब विधायी अधिकार जो है ना, बहुत सारे विधायी अधिकार जो केंद्र जो है वह किसको दे दिया, राज्यों को दे दिया, कि प्रांतों को दे दिया कि आप अपना इस पर काम करो। समझ रहे। चौथा जो हुआ, गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद था उसमें आधा जो 6 सदस्य था, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में के कार्यकारिणी परिषद 6 सदस्यों में 3 सदस्य भारतीयों को शामिल करने के प्रावधान किया गया कार्यकारिणी परिषद में। मतलब आप समझ लो कितना बड़ा चेंजेस होते जा रहा है। 6 सदस्यों में 3 सेना के प्रधान को छोड़ के 3 भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। समझ रहे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। और सेना के प्रधान को छोड़कर, यानी सेना का प्रधान नहीं होगा, सेना का प्रधान को छोड़कर बाकी ये हो सकता है। और जो चौथा जो सिग्निफिकेंट था वो क्या था, प्रांत स्तर पर द्वैध शासन। तो प्रांत स्तर पर द्वैध शासन वाला समझते हो, डायआर्की, द्वैध शासन। डायआर्की का नाम सुने हो। डायआर्की का मतलब यस सर। डायआर्की का मतलब होता है दो अलग अलग, दो शासन। डाय मतलब दो, आर्की मतलब शासन।
हायरार्की हो गया, यानी गवर्नर के अधीन जो विषय हो गया वह क्या हो गया, गवर्नर के अधीन विषय दो भागों में बढ़ गया। एक हो गया आरक्षित विषय और दूसरा क्या हो गया, स्थानांतरित विषय। नंबर एक हो गया आरक्षित और दूसरा क्या हो गया, हस्तांतरित। जो हस्तांतरित हो गया उसका विषय गवर्नर, इसका कौन करता था, इसका मंत्री जी करते थे, मंत्री के परामर्श पर होता था। इसका शासन होता था मंत्री के परामर्श पर, मतलब गवर्नर जनरल, गवर्नर जो था भारतीय मंत्री के परामर्श पर इसका शासन करता था। और इसका किसके परामर्श पर करता था, कार्यकारिणी परिषद के परामर्श पे। तो ये पड़ा था कि गवर्नर जो था उसके अधिकार बढ़ गए और उस विषयों को दो वर्गों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय जो हुआ उसका शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों के परामर्श पर करता था, उसके लिए चुनाव होते थे। और आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपने कार्यकारिणी परिषद के परामर्श पर करता था। क्लियर है। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था रियल में बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सिग्निफिकेंट था। डायरेक्ट इलेक्शन पॉइंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तीसरा क्या हुआ बताया जाए, मतलब केंद्र से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ अधिकारों का। फिर चौथा क्या हुआ आपका, मतलब इंडियनाइजेशन हुआ। और पांचवा क्या हुआ, डायआर्की एट प्रोविंस लेवल, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं। यही चीज प्रांतों में क्या किया, उत्तरदायी शासन की स्थापना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की स्थापना का आगाज हो गया, है कि नहीं। तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम इस मायने में काफी सिग्निफिकेंट है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो सबसे, उसके बाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं हुआ। तो अब हम लोग 1935 में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ, लेकिन 1935 का अधिकांश प्रावधानों को क्योंकि लागू नहीं किया गया, इसलिए जब देश आजाद हुआ तो उस समय भारत का शासन जो था भारत सरकार अधिनियम 1919 के हिसाब से ही चल रहा था। क्यों, 1935 का जो अधिनियम था वो उसमें अधिकांश प्रावधान लागू नहीं हो पाया था। लेकिन ये समझ लिए 1935 का अधिनियम जो है ब्रिटिश काल में अंतिम सबसे बड़ा प्रयास था। इसके बाद फिर कोई प्रशासन के विकास में प्रयास नहीं हुआ। क्यों, फिर विश्व युद्ध छिड़ गया, फिर भारत में स्वतंत्रता संग्राम तेज हो गया, फिर भारतीयों को शासन देने का दबाव बढ़ने लगा, तो उस हिसाब से फिर बहुत ज्यादा कुछ चेंज किया गया नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन 1935 से इसलिए देखते हो कि जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में उस अधिनियम का सबसे ज्यादा मतलब प्रभाव बता सकते हो, और कौन सा एक्ट यही एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ज्यादा इसे आप देखते हो, है कि नहीं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें वो बता सकते हो। सबसे पहला क्या है बताया जाए, अखिल भारतीय परिसंघ का प्रावधान। अखिल भारतीय परिसंघ का प्रावधान का मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रावधान है। जो भारत में संघवाद का जो ढांचा है ना, माना जाता है यहीं से लिया गया। अखिल भारतीय परिसंघ का प्रावधान, फेडरलिज्म, ये जो ना प्रोविजन ऑफ फेडरलिज्म लाया गया कि मतलब किसको किसको मिलाना था, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत को मिलाकर बनाना था, समझ रहे, एक परिसंघ बनाना था। लेकिन देसी रियासत इसमें तैयार नहीं हुआ, इसीलिए क्या हो गया, ये अस्तित्व में नहीं आ पाया। समझ रहे, अखिल भारतीय निर्माण होना था। क्लियर है। इसमें मतलब 3 सूची था, जैसे आपका संघीय सूची, प्रांतीय सूची वगैरह, संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समझ रहे हैं। उसके बाद आप अवशिष्ट विषय वगैरह, समवर्ती सूची वगैरह सब था जो बाद में अपनाया गया, सब था इसमें। लेकिन कि देसी रियासत इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए ये लागू नहीं हो पाया। दूसरा क्या बता सकते हैं आप, दूसरा प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या हुआ, डायआर्की समाप्त हो गया, प्रांतों में डायरेक्ट समाप्त हो हाँ, द्वैत शासन समाप्त, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। और क्या कर दिया गया, द्वैत शासन समाप्त हो गया। और आपका
मतलब केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन की स्थापना का मतलब क्या हुआ कि गवर्नर इस कैसे काम करेगा, मतलब भारतीय मंत्रियों के परामर्श पर। अब उसको पहले वाला हिसाब नहीं था कि विषय दो भागों में बटा हुआ था, वो सब नहीं। अब पूरा विषय भारतीय मंत्रियों के अधीन था, वो परामर्श करते थे गवर्नर को और शासन चलता था। तीसरा क्या हुआ मतलब, तीसरा केंद्र स्तर पर भी द्वैध शासन लाने का प्रावधान किया गया। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान लाया गया, लेकिन लागू नहीं हो पाया। क्यों? कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं थी। और द्वैध शासन का प्रावधान कांग्रेस इसमें इंटरेस्ट नहीं ली, इस कारण ये लागू नहीं हो पाया। मतलब केंद्र स्तर पर विषयों को दो भागों में बांटना था, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन इस पर फिर एक चीज और क्या किया गया, एक चीज और किया गया कि प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था। कुछ प्रांतों में, उसमें 11 प्रांत थे, उसमें 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था। जैसे बिहार में भी आप देखते हो ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली है, समझ रहे? तो उसी समय बना था। कब बना था ये? 1935 भारत सरकार अधिनियम में 6/11। 6/11 का मतलब क्या हो गया? 6/11 का मतलब हो गया 11 प्रांतों में 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया था। हालांकि काफी कंट्रोल था उस पर, मतलब बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था किया गया था। और क्या चीज हुआ मतलब, आप देखते हो, और आप देखते हो इसमें ना आरक्षण बढ़ाया गया था, मतलब जो पृथक निर्वाचन के दायरा और बढ़ा दिया गया, समझ रहे हैं? ये सब इसमें आप देख रहे हो कि गोल में सम्मेलन वगैरह भी हो रहा था उस समय, समझ रहे हैं? ताकि शासन में और ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जा सके सभी तबकों का, उस हिसाब से। और भी बहुत बड़ा 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, उसको आप भारतीय संविधान का मिनी संविधान ही कह सकते हैं एक महीने में, है कि नहीं? दिस इज दैट वेरी बिग एंड एलाबोरेट। ब्रिटिश शासन काल में सबसे, कह सकते हो, बड़ा और सबसे अंतिम। उसके बाद फिर कोई प्रयास नहीं हुआ सिग्निफिकेंट। उसके बाद एक ही प्रयास हुआ, जो भारत सरकार अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम जो है आपका कब आया? 1947 में। 47। हाँ, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। मतलब इस बीच में और भी बहुत सारा हुआ, जैसे माउंटबेटन प्लान और बहुत सारा है ना, वेबल प्लान वगैरह। तो वो उस, लेकिन वो सब तो प्रशासनिक सुधार के लिए नहीं था, प्रशासनिक विकास के लिए भी नहीं था। वो सब था आपका कैसे ब्रिटिश को स्वतंत्रता संग्राम को थोड़ा ठंडा किया जा सके, कुंद किया जा सके, शासन को कैसे और अधिक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सके, अपीजमेंट टाइप का व्यवस्था उसमें ज्यादा था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अल्टीमेट हो गया। इससे क्या हो गया मतलब, इस अधिनियम के द्वारा क्या हो गया? पहला चीज हुआ, भारत को क्या बोल दिया, भारत जो हो गया एक स्वतंत्र देश हो गया, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता प्राप्त हो गया भारत। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पहला चीज। यस यस, दूसरा, हम प्रभु विभाजन, राष्ट्र हो सकते हैं। विभाजन हो गया। विभाजन समझते हैं, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग भागों में बढ़ गए, ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है कि नहीं? तीसरा क्या होता है, गवर्नर और गवर्नर जनरल क्या हो गया बताइए? गवर्नर पद जनरल समाप्त। अब ये केवल नाम के रह गए। अब इन लोगों का अधिकार लिए क्या हो गया, ये संवैधानिक प्रधान हो गया। अब ये संवैधानिक प्रधान हो गया, मतलब इनका अब कोई अधिकार वैसा कुछ रहा नहीं जो पहले जिस तरह से था। लास्ट गवर्नर जनरल कौन है भारत का जी? तो ब्रिटिश वाला पहले तो माउंट, माउंटबेटन। और लैंड भारतीय, बॉडी बैंक। और सी राजगोपालाचारी। हाँ, भारतीय गवर्नर हो गए हमारे। और क्या चेंज किया गया मतलब, जो संविधान सभा बना था ना, संविधान सभा को संप्रभु घोषित किया गया। वो संप्रभु का मतलब क्या हो गया? संप्रभु का मतलब है कि वह अपने कंप्लीट सोवेरेनिटी। जो है अपना, और उसको दोहरी भूमिका दी गई। दोहरी भूमिका क्या थी उसकी? तो यही कि वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के तौर पे भी काम करेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान भी बनाएगा और संसद के रूप में भी यस काम सर। करेगा, जब तक कि नया लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। समझ रहे ना? तो इस तरह से आप देखते हो देश आजाद हो गया, हम लोग आजाद हो गए।
1600 से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और 1947 में पहुंचकर है कि नहीं, देश को आजाद करा दिया। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसमें 1 बाय 1 करके थोड़ा डिस्कस करूंगा और डिटेल में। ये तो जनरल संवैधानिक शासन का विकास कैसे हुआ ना, ये मैंने भी आपको बताया, लेकिन और भी चीजें हैं जैसे प्रांतीय शासन का विकास कैसे हुआ, समझ रहे हैं? फिर आप कह सकते हो ये समझ रहे हैं, ये लोक सेवा का विकास कैसे हुआ, फिर आप सचिवालय का विकास कैसे हुआ, वो सबको थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा होगा कि जो आप कार्मिक प्रशासन पढ़ोगे, तो अगर इस टॉपिक को पहले से पढ़े रहोगे तो समझने में आसानी होगा। फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन का इतिहास पढ़ रखे हो, अभी का फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन को समझना आसान होगा। समझ रहे? अभी तो मैं केवल आपको 1600 से लेकर अभी तक जितने भी डेवलपमेंट्स हुए और खास खास तौर पर जो एक्ट आए उनके बारे में बताया और उसी से आपको अवगत कराया। ठीक है ना? तो ठीक है देन, हम लोग कल मिलते हैं अपने समय पर, और थोड़ा और अभी 2-3 दिन ये टॉपिक चलेगा कम से कम, समझे ना? मैं चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर है। आपको कुछ बेसिक चीजें आज पता लगी होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी में चार्टर एक्ट आता था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये ब्रिटिश क्राउन के शासन काल में काउंसिल एक्ट आना शुरू हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। समझ रहे? किसी एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट कहा गया। कैसे धीरे धीरे हम लोगों ने शासन का भारतीयकरण किया, कैसे कैसे पहले विधायिका में भारतीयकरण किया, फिर लोक सेवा में भारतीयकरण किया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट योग्यता प्रणाली को आपको बताया, 1953 में योग्यता प्रणाली लागू हुआ और उसी को अंजाम देने के लिए 1854 में मेघालय समिति बना और 1855 में पहला ICS परीक्षा आयोजित हुआ। खैर वो अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज यही हमारा क्लास समाप्त होता है। कल हम लोग फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है ना? क्लियर? थैंक यू ओके सर। वेलकम। थैंक यू सर। ठीक है।